वेलकम टू द ब्रह्मास्त्र रिवीजन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एसे 800 सीरीज जो न्यू सिलेबस ऑनवर्ड्स नया ऐड किया गया है एसे 800, 805 एंड 810। लेट मी टेल यू दैट काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पहले इसका वीडियो डाल दो, इसका वीडियो डाल दो, इसका वीडियो डाल दो, बट लेट मी टेल यू दैट आप ऐसे 800 सीरीज की पढ़ाई नहीं कर सकते टिल द पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट अवेयर अबाउट थोड़ा बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स लाइक थोड़ा बहुत 200 सीरीज, थोड़ा बहुत 500 सीरीज, देन ऑडिट रिपोर्ट वाला जो सीरीज है, ओपिनियन क्या होता है वगैरह, ये सब जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप डायरेक्ट 800 सीरीज पे जंप नहीं कर सकते। सो मैंने वो सारी काफी रिवीजन करवा दी है। सो नाउ इट इज अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट ऐसे 800 सीरीज। छोटा सा वीडियो रखूंगा और फटाफट इसे खत्म करूंगा और एंश्योर करूंगा कि आपकी कवरेज पूरी हो जाए। तो जब हम ऐसे 800 सीरीज की बात करते हैं, पहले तो 800 सीरीज का टाइटल है स्पेशल कंसिडरेशंस इन एन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो भाई, पूरा ऐसे जो होता है स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग वो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी हम जो बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं उसके लिए। 800 सीरीज के जो तीन ऐसे है 800, 805 एंड 810, ये तीनों की तीन ऐसे वही ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ खास बातों के लिए, इसलिए उसका नाम है स्पेशल कंसिडरेशंस। ऑलराइट, ये एसेस में कुछ खास बातें की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि जो फर्स्ट 35 एसेस है वो एप्लीकेबल नहीं होते, वो तो एप्लीकेबल होते ही होते हैं। उसके अलावा कुछ खास स्पेशल चीजों के साथ डील किया गया है। वो कौन सी स्पेशल चीजें हैं? ऐसे 800 का पहले तो टाइटल समझ लिया और उसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिए। ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जीपीएफएस, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो सब के लिए होते हैं, जो आप नॉर्मल कंपनी फाइनल अकाउंट्स देखते हो शेड्यूल 3 के अंदर, वो जीपीएफएस है। दूसरा होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कोई शार्क टैंक से मेरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है, तो मेरी कंपनी ने शेड्यूल 3 के हिसाब से जो अकाउंट्स बनाए वो उनको नहीं चाहिए। उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया मेरे साथ, बोला कि ये फॉर्मेट में और ये सब चीज़ों के साथ मुझे डिस्क्लोज करो आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो बन रहा है वो स्पेसिफिकली वो शार्क के लिए बन रहा है, ऑलराइट, वो इन्वेस्टर के लिए बन रहा है। तो ये हो गया आपका स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे 800 इसके साथ डील करता है। ऐसे 805 ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या है, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। चलो, आप कर रहे हो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो, लेकिन समझो मैंने कोई दूसरा प्रैक्टिसिंग सीए रखा। मैं बोला ओ भाई साहब जरा खाली इन्वेंट्री का ऑडिट करके दो ना, खाली वहां वो जो खाली स्टॉक ऑडिट है ना, ओनली स्टॉक ऑडिट, वो करके दो ना। अब उसके लिए हो गया ऐसे 805। अब तो समझो आप ही को बोला यार एक काम करो ना, खाली आप जो नॉर्मल ऑडिट करो तो करो, लेकिन ये जो रिसीवेबल्स का अलग से ऑडिट करके दो ना। तो ये हो गया ऐसे 805। ये सुनो ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग से ऑडिट करके दो ना। तो ये हो गया आपका ऐसे 805, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन ऐसे 810, रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप हो मेरे ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ऑडिट किया है। मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक समरी चाहिए। वो समरी बनाऊंगा मैं, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा लिख दो ना कि भाई ये समरी जो है वो फेयर समरी है ऑफ द मेन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हो गया ऐसे 810, रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वन मोर टाइम, 800 ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 805 ऑडिट ऑफ सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट और अकाउंट और आइटम ऑफ एफएस, एंड 810 इज प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट अपॉन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये तीनों के तीन ऐसे में तीन मेन क्वेश्चंस है, कोई भी ऐसे उठाओ आप। सबसे पहले ऐसे स्पेशल असाइनमेंट एक्सेप्ट करते वक्त आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले वो बात करेगा अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। देन फिर हम काम भी तो करेंगे, तो परफॉर्मिंग एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स। उसके बाद हम रिपोर्ट देंगे, तो फिर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। इसलिए ये ऐसे की जो नोट्स देखोगे आप, ये नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपको लगता है 2 पेज की तो बनाई है, लेकिन 30 पेज को कोई 2 पेज या 2.5 पेज के अंदर डाल के दिखाओ एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो आई होप अगर आपको ये सब चीज़ अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों की लाइफ भी थोड़ी ईजी बनाना। राइट, ओके। तो अगर आप मेरी नोट्स को देखो तो मैंने टेबल दे दिया है जिसके अंदर 800, 805, 810 है, और ये 3 मेजर क्वेश्चंस हैं जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। राइट, बस इसी तरीके से ये एकदम खूबसूरत तरीके से ड्राफ्टिंग किया गया है। इतनी चीज़ों का आप एकदम ध्यान रख लो, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, आपका बेड़ा पार लग गया व्हेन इट कम्स टू 800 सीरीज। ऑलराइट, चलो फर्स्ट ऐसे 800 की बात करें। देखो 800 मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है,
805 यानी स्पेसिफिक आइटम या एलिमेंट या अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड 810 यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले तो इतनी चीजें आपके दिमाग के अंदर एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे 800 जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स को सर्व करने के लिए बन रहे हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें यू हैव टू डिटरमाइन, सबसे पहले तो जब मुझे एक्सेप्ट करना है ना, तो जब एक्सेप्ट करना है तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा है पता है, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बन रहे हैं, तो जो फॉर्मेट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिस हिसाब से वो बनाएंगे, वेदर वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है टू डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विल एक्सेप्टेबल और नॉट। उसके लिए मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन है यहाँ पे, बिकॉज वो कुछ सिलेक्टेड स्पेसिफिक यूजर्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। और मैनेजमेंट जो अकाउंट्स बनाने वाला है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाने वाले, उसमें जो गाइडलाइन यूज करने वाले अकाउंट्स बनाने की, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या ये लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है, क्या कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है? अगर वो लोग ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं, देन इन दैट केस वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन जब मैंने क्या बोला, कोई शार्क मुझ में इन्वेस्ट करने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाले, तो कॉन्ट्रैक्ट रीड करके देखना पड़ेगा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो तो हो रहे हैं ना। तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो देखना पड़ेगा वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट एज पर द यूज एंड पर्पस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर, यस सर, यस सर। तो मेरा मेन काम ये होगा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। देखो बॉस, आपको ना 800 सीरीज में जो यूनिक पॉइंट है ना, वही देखने मिलेंगे मॉड्यूल में। एक्चुअली अगर आप बेर ऐसे 800 सीरीज दिखाओगे तो इसमें फिर एडिशनल ऐसे 210 का भी डिस्कशन है, यानी लेटर ऑफ एंगेजमेंट। पर लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो बेसिक कंटेंट होते हैं, जो ऐसे 210 में सीखे, वो तो कंटिन्यू होते ही अप्लाई होते ही इधर। ऐसे मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, पर ये सारा डिस्कशन इधर नहीं दिखेगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। तो इसके अंदर सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स ही दिखेंगे, स्पेशल कंसिडरेशंस। बाकी अगर कहीं पे भी कंटेंट आपको छोटा लगे, तो जो नॉर्मल जो फर्स्ट 35 एसेस है उसमें से उठा के आप हमेशा ऐड कर सकते हो, बट उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं इन एग्जाम्स। ऑलराइट, अगर आप मॉड्यूल भी देखो, अगर मैं ऐसे 800 का दिखाऊं आपको मॉड्यूल, ऑलराइट, ये रहा देखो, कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, सब जगह पे आपको ये दिखेगा कि मेन चीज उसके ऊपर है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो लोग यूज करने वाले, वेदर इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल और नॉट। करेक्ट। और वो एग्जांपल देके समझाया है। बाकी वो लोग बोले ऐसे 210 में जो हमने सीखा, वो तो सब इधर एप्लीकेबल होता ही होता है। ऑलराइट, ओके। तो सिर्फ खाली स्पेशल पॉइंट से आपको एकदम यूनिक पॉइंट्स ही देखने मिलेंगे, इसलिए एटलीस्ट इतना तो करके जाओ जितना मैं इधर बुक में कवर, यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये ऐसे 800 का फर्स्ट पॉइंट हो गया, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट। सेकंड, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरी मेन प्रोसीजर्स क्या होंगी? भाई ऐसे 200 to 720 यानी फर्स्ट 35 एसेस जो सीखे, वो दैट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। ऑडिट एविडेंस ही रहने वाला है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? ऑलराइट। लेकिन खास करके कौन से एसेस इधर थोड़ा एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, ऐसे 320। बिकॉज जब हम लोग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब हम ऑडिट करते हैं, यानी नॉर्मल स्टैट ऑडिट, उसमें नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कॉमनली क्या इंपॉर्टेंट होता है। वेरएज ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एकदम सिलेक्टेड यूजर्स के लिए बन रहे हैं, तो देखना पड़ेगा उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है। ऑलराइट, ठीक है सर। एंड देन ऐसे 260 का रेफरेंस दिया। सर ये रेफरेंस क्यों दिया है? देखो भाई, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे 260 के अंदर है। अब बड़ी बड़ी कंपनी में क्या हो सकता है कि जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं पूरे स्टैट ऑडिटर के लिए जो बनते हैं, उसके लिए जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, वो ऑडिट कमेटी चेयरमैन वगैरह, वो सेम लोग शायद स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हैंडल ना करें। तो पॉसिबल है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कोई दूसरी अथॉरिटी हो जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हो। तो बोलते हैं फाइंड आउट करो कौन सी अथॉरिटी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है फॉर कोऑर्डिनेशन। जो खाली चीजें स्पेशल है वही अलग से लिखी है उन्होंने। एंड देन देखना पड़ेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनली बन के आए हैं, वेदर उसमें एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है अबाउट द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो नोट्स अकाउंट्स वगैरह में डिस्क्लोजर है वो एडिक्वेट है कि नहीं। ये मेरी मेन प्रोसीजर्स जो मुझे परफॉर्म करनी है। ऑलराइट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाकी मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा खतरनाक डिस्कशन तो इधर है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन में। जब आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हो, सो लेट मी टेल यू कि हमने जो ऐसे 700 का जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है, जो ओपिनियन के कंसेप्ट, एम्फोसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं, सारे के सारे कंसेप्ट सेम एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन आपको डोंट यू थिंक रिपोर्ट के अंदर 2 मेन अलर्ट्स डालने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा
कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस के एंड स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए गए हैं, एंड बताना भी पड़ेगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। बस वही चीज़ वो लोग बोल रहे हैं। अलर्टिंग रीडर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में वो नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देके लिख दो, और वही पैराग्राफ को एक्सटेंड करके ये वाली चीज़ भी डाल सकते हो। नॉर्मली ये जो सेकंड पॉइंट है वो अदर मैटर पैराग्राफ का होता है ऑडिट रिपोर्ट के क्लैरिफिकेशन के लिए, है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि इसी पैराग्राफ को एक्सटेंड करके डाल सकते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज इंडिकेट दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स। ये दोनों चीज एक ही पैराग्राफ में एक्सटेंड करके डाल सकते हो। ऑलराइट, यस। तो ये आपका ऐसे 800 के पॉइंट्स कवर हो गए, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है वो एक बार आपको ग्लांस करना है मॉड्यूल तो कर सकते हो। ऑलराइट, नए एडिशंस हैं इन द न्यू सिलेबस, तो अगर करो तो बेटर रहता है। ओके, ऐसे 805 ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक आइटम एलिमेंट और अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी समझो एक स्टॉक ऑडिट दिया है या इन्वेंटरी का ऑडिट या सॉरी या लेटर से खाली डेप्रिसिएशन शेड्यूल दिया या खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जब आप ये ऑडिट एक्सेप्ट करने वाले हो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर हो तो नहीं हो। अगर आप खुद ही स्टैट ऑडिटर हो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और उसी के पार्ट का आपको अलग से ऑडिट दे रहे हो लोग, तो ग्रेट है ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टैट ऑडिटर नहीं हो और आपको सिर्फ बोल रहे कि ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट करो, तो भाई ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है, सेल्स, गुड्स, आउटवर्ड वगैरह सब। तो आपको लगेगा खाली ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट कैसे करूं, या समझो ये वाला खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट करके दो, तो कभी कभी ऐसा लगेगा ना यार इसमें तो बहुत सारा काम इन्वॉल्व हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज का वो लोग एनालिसिस करने बोले, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट ऑफ SA 805। इज ऑडिटर अंडर SA 805 ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इफ नो, देन ही मे नॉट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड द वर्क टू बी परफॉर्म्ड मे बी डिसप्रोपोर्शनेट। अगर आप कंप्लीट सेट का ऑडिट नहीं कर रहे हो और आपको जो काम करना पड़ रहा है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि ये एंगेजमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ FS का ऑडिटर हो और साथ में आपको एक पार्ट का ऑडिट मिल रहा है तो बेस्ट एक्सेप्टेबल हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ FS का ऑडिटर नहीं हो तो ये सब सोचना पड़ेगा आपको। देन अगर आपको लग रहा है कि टू मच ऑफ वर्क इन्वॉल्व है, डिसप्रोपोर्शनेट वर्क इन्वॉल्व है, तो डिस्कस कर लो मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कि क्या कोई दूसरा टाइप ऑफ एंगेजमेंट पॉसिबल है। तो ये चीज कि आप अगर कंप्लीट सेट ऑफ FS का ऑडिटर नहीं हो तो फिर क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं। एंड दूसरा, ये जो आइटम वो लोग ऑडिट करवा रहे हैं मेरे पास, वो कौन से फ्रेमवर्क के बेसिस पे बना है, GPFS यानी सारे यूजर्स को ध्यान में रखते हुए कि एक स्पेसिफिक यूजर को ध्यान में रखते हुए? अगर स्पेसिफिक यूजर को ध्यान में रखते हुए उसमें से कोई आइटम ऑडिट करवा रहे हैं, ओहो हो, तो फिर मुझे वापस 800 में जो है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो देखना पड़ेगा वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज GPFS और SPFS। और अगर SPFS है तो ऑब्वियसली ऐसे 800 में जो ये पॉइंट्स पड़े वो भी एप्लीकेबल इधर हो सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। तो ऐसे 805 के अंदर दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। ऑलराइट, देन प्रोसीजर्स। भाई साहब भले सिर्फ आप इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे हो, खाली ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट कर रहे हो, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट है जो ऐसे 200 से 720 के अंदर हम पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो सारी चीजें तो अप्लाई हो गई होगी। ऑलराइट, अगर आप खुद कंप्लीट सेट ऑफ FS का भी ऑडिट कर रहे हो, समझो आप कंप्लीट सेट ऑफ FS का ऑडिट कर रहे हो एंड साथ में इन्वेंट्री का भी ऑडिट मिला है, तो ऐसे बैठ नहीं जाने का एसी ऑफिस में, अरे मैंने तो कंप्लीट सेट का ऑडिट कर ही रहा हूं तो इन्वेंट्री का अलग से क्या करूं। अरे अगर आप कंप्लीट सेट का ऑडिट कर रहे हो फिर भी अगर वो लोग इन्वेंट्री का अलग से ऑडिट करवाना चाहते हैं, इसका मतलब दे वांट यू टू टेक मोर एफर्ट। सो इफ ऑडिटर इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ FS, तो देन ही कैन यूज द वर्क एविडेंस ऑब्टेन्ड इन ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ FS provided he also obtains additional evidence as per scope of SA 805। am I clear with this? yes sir, yes sir। then भाई साहब आप माना मैंने कि आप ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड जो आइटम्स है जरा वो देख तो लो अगर जरूरत पड़े तो। सो एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर्स टू इंटर रिलेटेड आइटम्स इफ नेसेसरी। जैसे अगर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स वगैरह का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मॉर्गेज किया तो एक बोरिंग का डॉक्यूमेंट तो देखना पड़ेगा ना। इंटर रिलेटेड आइटम्स। एंड देन मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन। टेल मी, कंप्लीट सेट ऑफ FS में हम लोग मटेरियलिटी डिफाइन करते हैं 1% ऑफ टर्नओवर वगैरह ऐसा कुछ, या 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अगर आपको सिर्फ इन्वेंट्री का ऑडिट मिला है तो इन्वेंट्री के अमाउंट के हिसाब से मटेरियलिटी डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। तो टेल मी, मटेरियलिटी जो हम लोग ऐसे 805 में डिटरमाइन करेंगे विल बी लोअर देन द मटेरियलिटी फॉर कंप्लीट सेट ऑफ FS। डू यू एग्री विद दैट? यस सर।
सो मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन फॉर स्कोप ऑफ एसे 805 में डिफर फ्रॉम मटेरियलिटी एज पर एसे 320, बिकॉज 320 तो ओवरऑल एफएस के लिए है, यहाँ पे तो खाली एक पार्ट ऑफ एफएस कुछ ना कुछ वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे इवन छोटे छोटे अमाउंट, लोअर अमाउंट्स भी मटेरियल हो जाएंगे, येस और नो सर? यस सर। तो टेल मी, अगर ऐसे 805 का अगर आपको बोलते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड वगैरह ऐसा कुछ आता है, तो 200 to 720 के बेसिक प्रिंसिपल्स तो अप्लाई होंगे ही होंगे। साथ में अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिटर हो तो वो एविडेंस यूज कर सकते हो, बट स्टिल यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम जो आपको दिया गया है, एंड खास करके इंटर रिलेटेड आइटम्स को भी कवर करो इफ इट इज नेसेसरी, एंड मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन को ध्यान में रख के डिटरमाइन करो। एम आई क्लियर विद दिस? यस। अब मेरी बात सुनो, ऐसे 805 के रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। देखो भाई, 800 हो या 805, जो बेसिक फंडा है ऑडिट रिपोर्ट के, ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, ये सब चेंज नहीं होते। ऑलराइट, एंड आई होप आपने मेरे ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन लेक्चर देखा होगा टू अंडरस्टैंड दोस फंडास। सो रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस एज पर एसे 700 सीरीज दे कंटिन्यू टू अप्लाई। ऑलराइट, वो तो दे विल ऑलवेज कंटिन्यू टू अप्लाई, लेकिन जो मस्त डिस्कशन देखने मिलता है उसके अंदर वो है ये वाला डिस्कशन। ऑलराइट, ये वाला डिस्कशन एकदम डिटेल में अपने को देखने मिलता है। तो अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिट किया है, फिर आप रिपोर्ट बना रहे हो ऐसे 805 का, तो इस पे क्या इंपैक्ट आ सकता है? लुक एट दिस। अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, समझो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में कहीं कुछ डेप्रिसिएशन में गड़बड़ हो गई थी, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, लेकिन आप लेट अस से इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे थे या कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, इसमें कहाँ असर आएगा कुछ? तो अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया ऑन कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, तो ऐसे 805 वाली रिपोर्ट पे आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, लेकिन मजा कब आएगा? अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, तो जो ऐसे 805 के अंदर जो ऑडिट कर रहे हो आप, यार उस पर कहीं ना कहीं कुछ तो असर आएगा ना, बिकॉज आप एडवर्स ओपिनियन पे क्या बोलते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर। डिस्क्लेमर पे क्या बोलते हो? वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो 805 में जो चीज हम कवर कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा असर तो आएगा ना, इसलिए उन्होंने बोला है नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, समझो कि अगर 805 वाली आइटम बहुत छोटी है और अगर आपको लगता है कि ये एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे दिया उसका कोई लेना देना नहीं है छोटी आइटम के साथ, फॉर एग्जांपल लेट अस से गोइंग कंसर्न को लेकर मैनेजमेंट ने मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए ही नहीं थे, ओमिट कर दिए थे, इसलिए आपने एडवर्स ओपिनियन दिया। करेक्ट। अब लेट अस से आपके पास कुछ लेट अस से छोटी सी आइटम है, कोई इन्वेंट्री को लेकर या लेट अस से पेरोल को लेकर चलो, सिर्फ पेरोल का आपको ऑडिट मिल रहा है। करेक्ट। अब उसके अंदर आपको लग रहा है कि खाली मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न बराबर तो है, लेकिन उसके डिस्क्लोजर्स नहीं दिए तो हमने एडवर्स ओपिनियन दिया है। वो तो मैं ऐसे 570 के रिवीजन में पढ़ाता ही हूँ, तो वो ठीक है, वो दिया है, पर इसका पेरोल प्रोसेसिंग के साथ ऐसा क्या लेना देना है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। तो मैं ये आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ऐसा फील हो सकता है आपको कि यार मुझे ये वाली चीज पे तो क्लीन ओपिनियन देना है, भले मैंने ओवरऑल एफएस पे एडवर्स ओपिनियन दिया हुआ है। तो वो चीज आ रही है, बोलते आप कर सकते हो, डोंट वरी, पर उसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वन मोर टाइम, आपका इंग्लिश कैसा होगा? If auditor has expressed an adverse opinion or disclaimer of opinion on a complete set of financial statements, then while preparing report under SA 805, he is not allowed to express unmodified opinion unless 3 conditions are satisfied. 3 conditions कौन सी है? सबसे पहली, ये तो एक रेगुलेटरी प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए कोई लेकिन सबसे कॉमन सेंस वाली कंडीशन है तीसरी वाली, कि जो ऐसे 805 में आइटम कवर्ड है वो मेजर पार्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बिकॉज अगर मेजर पार्ट है और आपने ओवरऑल एफएस पे एडवर्स ओपिनियन दे दिया है, डिस्क्लेमर दे दिया है, तो इसके ऊपर कैसे क्लीन ओपिनियन दे पाओगे? एंड ये वाली टेक्निकल कंडीशन है कि 805 वाला जो रिपोर्ट है और कंप्लीट सेट ऑफ एफएस वाला जो रिपोर्ट है वो साथ में पब्लिश नहीं होना चाहिए। लुक एट दिस, दैट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इज नॉट पब्लिश्ड टुगेदर विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। Am I clear with this? Yes sir, yes sir, yes sir. So be careful with this point. Okay. अब सुनो, लेट अस से आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है या एम्फेसिस ऑफ मैटर दिया, अदर मैटर दिया, जिसका ना जो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे दिया, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है 805 वाला जो ऑडिट कर रहे हो उसके अंदर। बोलते फिर भी ना 805 में जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो ना, उसके अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीज खाली लिख दो कि कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में हमने मॉडिफिकेशन कुछ किए हैं। आई मीन ऑडिट रिपोर्ट में कुछ तो मॉडिफिकेशन है, इवन इफ इट इज अनरिलेटेड। सर ऐसा क्यों सर? बिकॉज 805 में जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ही पार्ट है। माना मैंने कि ये मॉडिफिकेशन और इसमें शायद कोई रिलेशन ना हो,
लेकिन 805 वाला जो यूजर होगा वो ऑब्वियसली कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का भी यूजर होगा। तो जस्ट फॉर द क्लैरिटी कि भाई हमारे दो अलग अलग ऑडिट चल रहे हैं, इसमें ये किया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट, वो क्लैरिटी के लिए आप अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर उसे सिर्फ हाईलाइट कर दो। Am I clear with this? Yes sir, yes sir, yes sir. तो ये थोड़े टेक्निकली अच्छे डिस्कशंस देखने मिले हैं ऑडिट रिपोर्ट वाले जब मैं ऐसे 805 की बात करता हूँ। आई होप कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू कंप्लीट क्लैरिफिकेशन। ऑलराइट, फिर इधर देखो ऐसे 810 है एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप मुझे एक बात बताओ, 805 में तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिटर नहीं हो, okay? और आपको थोड़ा 805 वाला ऑडिट मिल रहा है तो थोड़ा सोचो, एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सोचो कि एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। 810 में तो मैं बोलूंगा कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का आप ऑडिटर नहीं हो तो समरी पे कैसे रिपोर्ट करोगे, जस्ट रिजेक्ट दैट। यानी एक चीज बहुत क्लियर है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, दैट 810 वाला काम आप एक्सेप्ट करोगे ओनली इफ ऑडिटर हैज आल्सो ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओनली इफ ऑडिटर हैज आल्सो ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ही 810 वाला आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे। ये सबसे बड़ा एमसीक्यू हो सकता है। एंड एक्सेप्ट करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज होने वाला है फॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी क्राइटेरिया वो लोग यूज करने वाले फॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, कि समरी मिसलीडिंग समरी तो नहीं बनने वाली कहीं पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो क्राइटेरिया अप्लाई करने वाले फॉर प्रिपेयरिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। लेट मी टेल यू, 810 का टाइटल है रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो समरी में नहीं है, ध्यान से देखना पड़ता है, थोड़ा अलग कंटेंट है। ऑलराइट, इट डिपेंड्स अपॉन, आपको देखना पड़ेगा नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, उसके हिसाब से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हिसाब से बनने वाले यानी अप्लाइड क्राइटेरिया वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। आपको मैनेजमेंट से अग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि मैनेजमेंट मुझे लिख के दे कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तेरी रिस्पांसिबिलिटी, उसको प्रेजेंट करना भी तेरी रिस्पांसिबिलिटी होगी। एंड सुन भाई, जहां जहां समरी जाएगी, आप बोलो मेरे साथ, जहां जहां समरी जाएगी वहां वहां कंप्लीट सेट ऑफ एफएस भी अवेलेबल होने चाहिए विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ। कोई लॉ बोलता है कि अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं तो ठीक है, अदरवाइज ये अग्रीमेंट में लेना पड़ेगा उनसे कि जहां जहां समरी जाएगी वहां वहां कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जाने चाहिए, अवेलेबल तो एटलीस्ट होने चाहिए विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, भले सर्कुलेट ना हो। टू इंक्लूड द ऑडिट रिपोर्ट, और भाई जहां जहां तू बोलेगा ना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट है, तो मेरा रिपोर्ट भी साथ में सर्कुलेट करने का। अगर तू बोल रहा है कि ऑडिटेड समरी है तो फिर मेरा रिपोर्ट भी होना चाहिए। टू इंक्लूड द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एनी डॉक्यूमेंट विच सेज समरी हैज बीन ऑडिटेड। ये सब मेन चीजें हैं जब आप असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तभी। बस मैंने बोला कि क्वेश्चन तो तीन ही हो गए, एक एक्सेप्टेंस के वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करनी है, रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। देन आपको मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट एग्जैक्टली आप क्या लिखवाना चाहते हो मेरे पास रिपोर्ट के अंदर, वेदर वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, कि व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ ओपिनियन रिक्वायर्ड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लीज अंडरस्टैंड 800 and 805 में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा आपके साथ, बिकॉज वो नॉर्मल सारे एसएस के लॉजिक थे, खाली थोड़ा थोड़ा जो स्पेशल चीजें थी वो बता दी। 810 में नॉर्मल एसएस के मैं ऐसा लॉजिक नहीं लगा सकता ना, बिकॉज ये पूरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसका समरी है, ये असाइनमेंट एकदम ही अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So everyone over here 810 का except only if you are the auditor of complete set of financial statements, then देखो whether applied criteria acceptable है कि नहीं है, मैनेजमेंट से अग्रीमेंट ले लो कि समरी एफएस के साथ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। एंड अगर आप कहते हो कोई भी रिपोर्ट के अंदर कि ये समरी ऑडिटेड है तो फिर मेरा रिपोर्ट भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड भाई क्या ख्याल है आपका, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन डू यू वांट फ्रॉम मी ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एम आई क्लियर विद दिस? यस। आप अगर समरी के ऊपर रिपोर्ट बनाने वाले हो देन आपको प्रोसीजर्स कौन सी परफॉर्म करनी है देखना पड़ेगा कि समरी एफएस समराइज नेचर के तो है ना समरी जैसा दिखना चाहिए। पता है काफी बार आप समरी में नोट्स बनाने की ट्राई करते हो, पूरा दूसरा टेक्स्ट बुक बना देते हो। सो एडिक्वेटली डिस्क्लोज दैट समराइज नेचर, देन नीचे नोट्स में अप्लाइड क्राइटेरिया लिखने चाहिए कि कौन सी चीजें अप्लाई करके आपने समरी बनाई हुई मैनेजमेंट में। देन ऑब्वियसली ये तो कोई भी बच्चा, भारत का बच्चा कॉमन सेंस से लिख देगा दैट यू विल हैव टू कंपेयर समरी एफएस विद द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, देन आपको देखना पड़ेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मतलब इतना ज्यादा तो समरी नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा है क्या, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टोटलिंग होना चाहिए। इतना ज्यादा एग्रीगेट में नहीं दिखाओ कि पता ही ना चले कि ये भाई ये तो समरी है कि खाली एक आउटलाइन है। एक एग्रीगेट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन होना चाहिए समरी के अंदर। देन देखना पड़ेगा कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सर्कुलेट करवा रहे हैं लोग कि नहीं करवा रहे हैं।
देन देखना पड़ेगा कि भाई ये पूरा जो समरी है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो सर? यस सर। थोड़ा अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन ये 6th पॉइंट जो है ये जबरदस्त एमसीक्यू और ये इनका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है। समझो कि मेन सेट ऑफ जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समझो कि वो 15th मई 2025 फाइनेंशियल 24-25 के लिए बात करें, 15th मई 2025 को मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का साइनिंग हुआ था। ये लोग समरी मेरे पास करवा रहे हैं 15th जुलाई 2025 का। तो भाई जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है ना 31 मार्च से लेके इधर तक ही मैं कंसीडर करूंगा, 15th मई तक ओरिजिनल डेट ऑफ रिपोर्ट तक या ओरिजिनल डेट ऑफ साइनिंग तक। अब समरी तो मेरे पास आप दिवाली में बनवाओगे, नवंबर अक्टूबर में बनवाओगे, तो तब तक की थोड़ी सारी इवेंट्स कंसीडर करूं मैं। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है ना, वो मैं यहां तक की कंसीडर करूंगा। सो ऑडिटर इज नॉट ऑब्लाइज्ड कंसीडर द इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी ये जो रिपोर्टिंग डेट होता है वो साइन ऑफ का डेट, वहां से लेके जो समरी तक का जो पीरियड है, ये वाली जो बोल रहे हो लोग। ऑडिटर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू कंसीडर द इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर्स फॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं जब रिपोर्ट की बात करूँ ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एवरीवन प्लीज बी केयरफुल। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो रिपोर्टिंग है वो समरी नहीं है, ओके। बिकॉज इसमें ना मैंने 800 और 805 में क्या डायलॉग मार दिया कि 700 सीरीज वाले रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस अप्लाई। ये मैंने डायलॉग नहीं मारा, एक्चुअली मेरे ऐसे के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो समरी का एक ऑडिट है ना, तो तो अलग ही है, तो उसका पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट भी अलग है। आई मीन कॉमन सेंस से देखोगे तो जो टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ओपिनियन होता है, यही सब है। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि रिपोर्टिंग, एक मिनट, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ना, ये अगर आप मेरी टेक्स्ट बुक जो बच्चे लोग के पास है, एनीवेज टेलीग्राम में मैंने तो पूरे डिटेल नोट्स भी डाले हुए 800 सीरीज के, और तो वहां से पढ़ लो या तो फिर मॉड्यूल से आप रीड कर लो। और रिपोर्ट का फॉर्मेट, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट का थोड़ा फॉर्मेट है ना, ये रहा, ये जस्ट ग्लैंस टाइटल थोड़ी क्या है और ब्रॉडली उसके अंदर क्या लिखा जाता है उतना ही, जस्ट ग्लैंसिंग। अब जो रिपोर्टिंग का मेन पैराग्राफ होता है ना, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कहते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह एकदम मस्त लिखते हैं ना। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेन रिपोर्टिंग पैराग्राफ क्या होता है कि भाई ये जो समरी है, इट इज अ फेयर समरी ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, या तो हम बोलेंगे कि इट इज मटेरियली कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड एफएस। और ये दोनों में से कोई एक पैराग्राफ आप यूज कर सकते हो फॉर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर देखो मैंने बोला है रेफर द फॉर्मेट फ्रॉम मॉड्यूल टेक्स्ट बुक, रीड वंस, एक बार खाली फॉर्मेट खाली देख लेना। ऑलराइट, लेकिन अब मेन चीज सुनो, आप ऑडिटर हो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एंड आप रिपोर्ट बना रहे हो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझो कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, तो पॉसिबल है कि समरी के अंदर आप शायद एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। बिकॉज समरी में आप समझो, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि वो फेयर समरी है कि नहीं कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का। हाँ, फिर एक एडिशनल डिस्क्लोजर देके बोल दूंगा कि भाई मेन सेट ऑफ एफएस में क्वालिफाइड ओपिनियन है, लेकिन उसके लिए मुझे समरी को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज समरी तो शायद फेयर समरी हो सकती है। Are you getting my point? Yes. So qualified opinion on complete set of FS अगर रहेगा, it is possible that there is an unmodified opinion on summary financial statements. लेकिन इसके लिए adequate disclosure होना चाहिए, पर unmodified opinion हो सकता है on summary financial statements। तो जबरदस्त लेवल के MCQ आके आपके दिमाग को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने एम्फोसिस ऑफ मैटर अदर मैटर डाला ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो समरी की रिपोर्ट में सिर्फ उसका एक रेफरेंस देके एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट्स इट। लेकिन उसमें समरी के अंदर और कुछ आपको एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। पर सुनो मेरी बात, ये ध्यान में रखना, अगर आपने दिया है एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑन मेन सेट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको समरी में क्या बोलना पड़ेगा, आपको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट में बोलना पड़ेगा कि नहीं हो पाएगा, मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपको बोलना पड़ेगा इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मेरी बात सुनो, समरी बनाते वक्त अगर आपको लग रहा है कि मिसलीडिंग समरी हो गई है, तो सीधा बोलना पड़ेगा समरी इज नॉट कंसिस्टेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आप सुनो मेरी बात, समरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर क्वालिफाइड ओपिनियन नाम की चीज नहीं हो सकती है कि दिस समरी इज अ फेयर समरी एक्सेप्ट फॉर, ऐसा नहीं हो सकता। या तो समरी फेयर है या तो नहीं है, या तो समरी मटेरियली कंप्लीट है या तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो समरी अगर कंसिस्टेंट नहीं है विद कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, तो सीधा सीधा बोल देने का भाई एडवर्स ओपिनियन। Am I clear with this? Yes or no, sir? Yes, sir.
तो समरी पे सीधा हम बोल देंगे इट इज़ नॉट अ फेयर समरी। इसलिए ये चीज़ को थोड़ा अगर आप रिपोर्टिंग कंसिडरेशन को थोड़ा अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। एक दो और रिपोर्टिंग कंसिडरेशन है जो फटाफट मैं आपको यहाँ से ज़रा बता देता हूँ। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग नॉर्मली कैसा करंट ईयर प्रीवियस ईयर कॉलम होता है ना मेन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इट इज़ पॉसिबल कि समरी सिर्फ करंट ईयर के लिए और मैं प्रीवियस ईयर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैनेजमेंट नहीं चाहता प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ नहीं कॉलम इंक्लूड करना चाहता है, तो इट इज़ पॉसिबल। उसमें मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर ऐसा होता है तो। ऑलराइट, चलिए देखना पड़ेगा कि ये जो अनरीजनेबल ओमिशन तो नहीं है, अदरवाइज इट इज फाइन कि लोग समरी सिर्फ करंट ईयर का दे रहे हैं। ऑलराइट, बाकी ये सब है ना मैंने 700 सीरीज में पढ़ाया हुआ है, ये सब रिपीट हो रहा है ये ऐसे 700 से, इसलिए मैंने इधर रिपीट नहीं किया कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अगर कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने सर्कुलेट किया तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ 700 सीरीज का मेरा वीडियो देख लेने का प्रॉपर। ऑलराइट, देन अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एनुअल रिपोर्ट में समरी छापी और एनुअल रिपोर्ट और समरी के बीच में डिफरेंस आया तो ऑलराइट कि एनुअल रिपोर्ट में जो लिखा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लिखा है तो फिर हम लोग लिख देंगे रिपोर्ट के अंदर और क्या। राइट, ओके, तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब सुनो, ये वाला एक भारी एडजस्टमेंट दिया हुआ है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हो, एकदम कंफर्टेबल हो। ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करना, पूरे पैराग्राफ में क्या बताया मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड होना चाहिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। समझो ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैनेजमेंट कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहा है, अगर वो बोलता है कि समरी का ऑडिट हुआ है ऑलराइट तो फिर मेरा ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन काफी बार मैनेजमेंट क्या करता है, एकदम कनिंग तरीके से लिखता है। कैसे लिखता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने ऐसा लिखा नहीं कि समरी का ऑडिट हुआ, लेकिन बोला समरी जो बनाई है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से बनाई है। तो ऐसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर वो लोग आपकी रिपोर्ट इंक्लूड ना करे तो चलेगा, प्रोवाइडेड कि उनका लाइन मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई समरी का ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज वो लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो लोगों को इनडायरेक्टली जरा सा भी हिंट दे रहे हैं कि समरी का ऑडिट हुआ है तो फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो सर? यस, आप पूरा पढ़ लोगे, एट द एंड बात उतनी ही है। ओके ओके, अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखने हैं 800 सीरीज के तो आप कभी भी मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने उसको अनलॉक करके काफ़ी बार रखा हुआ रहता है। ऑलराइट, ओके, बट ऑब्वियसली वो पेड वर्जन होता है ऐप के अंदर, तो आप चेक कर सकते हो एक बार। ऑलराइट, कि काफ़ी बार मैंने काफ़ी चीज़ें अनलॉक करके रखी रहती है तो उसमें से रिविजन कर सकते हो। यस सर, यस सर, यस सर। बाकी ये पॉइंट्स तो आपके कवर हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ये जो नोट्स है पूरा 800 सीरीज का 800, 805, 810 एंड मॉड्यूल के जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है वो उतना कर लो, 2-3 बार जरा इसको रीड कर लो। ऑलराइट, एंड देन योर 800 सीरीज इज डन एंड डस्टेड। बिकॉज जो एडिशनल थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स थे वो भी थोड़ा मैंने समरी स्टाइल में आपको बता ही दिया। तो अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है प्लीज़ आप काफ़ी लोगों तक ये बात पहुँचाइए। ऑलराइट, ताकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है व्हेन यू आर एबल टू हेल्प स्टूडेंट कम्युनिटी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।